नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी हिंदी यूट्यूब चैनल में। माइसेल्फ ओम जायसवाल। दोस्तों स्टार्ट करते हैं जीके जीएस की एक और क्लास, जो दोस्तों लगातार हम आपके लिए ला रहे हैं। और दोस्तों हम लोग 25 क्लास को क्रॉस कर चुके हैं और पहुंच चुके हैं 26वें क्लास में, जो एकदम परीक्षा पैटर्न बेसिस पे सीबीटी 1 को टारगेट करके हुए चल रहा है। और ये क्लास डेली रात में 8:30 बजे आपको मिलती है, जो कि बहुत ही बेहतरीन थी। आप लोग के प्यार की वजह से लगातार चल रहा है, क्योंकि मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ इसमें। बहुत कुछ रिवीजन के लिए आपके लिए लाता हूँ, कंटेंट बनाने में मेहनत लगता है, लेकिन आपका फुल सपोर्ट है, इसलिए मैं इसे कंटिन्यू रखूंगा परीक्षा तक। तो जीके जीएस को अगर करना है स्ट्रांग, तो ये क्लास को आप जरूर देखा करिए। तो कर दीजिए वीडियो को लाइक एंड शेयर अपने सभी दोस्तों के साथ। और इसका पीडीएफ आपको हमारे ऐप पे मिल जाता है। लगभग सारे अपडेटेड हो चुके हैं, मैं कंफर्म कर रहा हूँ, ये इसके पहले के सब अपडेट हैं। और दोस्तों आपको जो कि एप्लीकेशन का लिंक यहाँ पे भी मिल जाएगा, तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल पे क्लिक कर लेंगे, तो आपको सारे क्लासेस के नोटिफिकेशन बैक टू बैक मिलते रहेंगे। और ये हमारा नंबर है दोस्तों, व्हाट्सअप का नंबर है। अगर ऐप डाउनलोड करने में दिक्कत है, इस पर आप मैसेज कर देंगे रेलवे एग्जामिनेशन, तो बाकी सारे पीडीएफ नोट्स वगैरह सब आपको यहाँ पे भी अवेलेबल किया चुके हैं। लिंक वगैरह भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन दोस्तों आपके 2019 के सारे डाल दिए गए हैं एप्लीकेशन के प्रीवियस ईयर वाले सेक्शन में। तो आप यहाँ से इस पे क्लिक करके ओपन करके इसको चला के देख सकते हैं। सारे सेट को लगाइए, देखिए कैसे पिछले साल में परीक्षाओं में आपके एग्जामिनेशन में प्रश्न बने हुए हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। इसके पहले के जितने भी क्लास है उनका दोस्तों प्लेलिस्ट बना दिया गया है। बहुत लोग की डिमांड थी सर प्लेलिस्ट के लिए, तो प्लेलिस्ट भी रेडी है उसका। पहला क्वेश्चन, पूरे क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। आपका 15 से 20 मिनट लूंगा, लेकिन आपको बहुत कुछ रिवीजन कराऊंगा, आपको मजा आएगा 100%। महात्मा गांधी के समाधि स्थल को दोस्तों हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो यहाँ पे देखिए नाम पहले किसका है, महात्मा गांधी का। और क्या पूछा जा रहा है, समाधि स्थल। तो आपके परीक्षाओं में समाधि स्थल आता है। तो ये चारों आपके लिए अलग अलग है, इंपॉर्टेंट है। हालांकि राजघाट सब लोग जानते हैं, बहुत ये बार ये प्रश्न आया हुआ है। तो शांतिवन किसका है, विजय घाट किसका है, वीर भूमि किसका है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो सही आंसर की बात करें तो राजघाट देखिए इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन इसके अलावा हमको वो स्थान भी पता होना चाहिए कि वो कहाँ पे स्थित है। साथ ही इनके इसके अन्य जो हमारे महापुरुष थे उनके भी, जैसे महात्मा गांधी का दोस्तों हो गया आपका राजघाट, जो कि नई दिल्ली में, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू को देखिए होता है शांतिवन, ये ऑप्शन था ना शांतिवन, ये किसका है, पंडित जवाहरलाल नेहरू का है। अगर आपसे पूछा जाएगा लाल बहादुर शास्त्री का दोस्तों यहाँ पे जो समाधि स्थल है उसका नाम क्या है, तो विजय घाट के नाम से, जो कि ये भी नई दिल्ली में ही है। इंदिरा गांधी का दोस्तों पूछेगा तो इसके देखिए शक्ति स्थल के रूप में हम लोग जानते हैं, इंदिरा गांधी का शक्ति स्थल, और ये भी देखिए नई दिल्ली में। अभी फिलहाल सभी नई दिल्ली का ही मैंने लिया है। भवानी प्रसाद मिश्रा का देखिए यहाँ पे कर्मस्थली बोलते हैं, ये भी नई दिल्ली में है। चौधरी चरण सिंह का देखिए किसान घाट, ये प्रश्न भी बहुत बार आया हुआ है। किसान घाट दोस्तों जो समाधि स्थल है वो किस किस महापुरुष का है, तो चौधरी चरण सिंह का, ये भी नई दिल्ली में है। मोरारजी देसाई के दोस्तों हो जाएगा अभय घाट। राजीव गांधी का देखिए वीर भूमि, ये भी प्रश्न बहुत बार आया है। और संजय गांधी का जो कि शक्ति वन के नाम से है। और ये सभी के सभी दोस्तों आपके नई दिल्ली में है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इसको याद रखिएगा। और इसी तरह सभी प्रश्नों को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। दोस्तों आप लोग लाइक जरूर कर दिया करो, जो मेरे लिए मोटिवेशन होता है, औषधि होती है, मैंने आपसे बोला है। और शेयर आपका सपोर्ट होता है, तो शेयर किया करो इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ, व्हाट्सएप टेलीग्राम सब जगह शेयर जरूर कर दिया करो। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होके गुजरती है ना, मित्र पर गमछा झार ना। हम लोग बचपन से यही वाला ट्रिक मैं तो इसी से याद किया हूँ भाई। मित्र पर गमछा झार, ठीक है, मित्र पर गमछा झार ना। लेकिन हालांकि ठीक है, ट्रिक से भी समझेंगे। तो कितने राज्यों से गुजरती है, देखिए टोटल 8 राज्यों से गुजरती है। और देखिए ये हालांकि ऐसे जा रही है, ये है आपका, ठीक है। मित्र पर गमछा झार आपका ये है, ठीक है, मित्र पर गमछा झार। तो ये कितने राज्यों से गुजरती है, वो 8 राज्य कौन कौन से हैं? तो देखिए 8 राज्यों से गुजरती है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मित्र को पहले करते हैं, ठीक है। तो मित्र में देखिए आपका हो जाएगा मिजोरम एंड त्रिपुरा, ठीक है। मित्र, अब देखिए पर क्या है, पर, तो दोस्तों प हो गया आपका देखिए पश्चिम बंगाल, ठीक है, वेस्ट बंगाल और राजस्थान, ठीक है। अब गमछा क्या है, गमछा, मित्र पर गमछा छाके छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश, झार मतलब झारखंड ना, मित्र पर गमछा झार। तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ये इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे दोस्तों भारत में कर्क रेखा की कुल लंबाई अगर आपसे पूछेगा तो 3214, ठीक है, 3214। और किस राज्य में कर्क रेखा की सबसे अधिकतम लंबाई है दोस्तों, तो आपको पता होना चाहिए है एमपी सर, ठीक है, माइंड ब्लोइंग परफॉर्मेंस, ठीक है। और दोस्तों कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी आपसे ये भी पूछा है दोस्तों, कौन सी नदी हो जाएगी, तो माही नदी हो जाएगी, ठीक है। बाकी मैं आपको सारा बता चुका हूँ करंट अफेयर्स में। आपके सीएम गवर्नर, तो एमपी के सीएम कौन है, तो इनका नाम हो जाएगा मोहन यादव। और गवर्नर दोस्तों कौन हो जाएंगे,
तो हो जाएंगे मंगू भाई छगन भाई पटेल। ठीक है, मध्य प्रदेश पहले शिवराज सिंह चौहान थे जो कि कृषि मंत्री हो गए हैं। ठीक है, राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करता है, यह किस अनुच्छेद में बताया गया है? देखिए एलिमिनेट कर लेंगे, अनुच्छेद तो मैं लगभग, अगर आपने पिछला 25 क्लास लिया है तो अनुच्छेद तो कितना तो आपको याद ही हो गया होगा। क्या आपको पता नहीं कि 75 किसका है? भारत के प्रधानमंत्री का है। ठीक है, क्या आपको पता नहीं है 324 क्या है दोस्तों? इसमें आपका चुनाव आयुक्त की बात की गई है ना, चुनाव आयोग, चुनाव आयोग सारे इसमें। क्या आपको 164 नहीं पता है? इसमें सीएम है। तो गवर्नर किसमें है? 155 में हो जाएगा। आपको याद नहीं है? सब तो याद करा चुका हूं। फिलहाल इस क्वेश्चन में क्या हो जाएगा? 155 के तहत दोस्तों किया जाता है। अब यहाँ पे राष्ट्रपति है दोस्तों, तो राष्ट्रपति से रिलेटेड भी याद कर लीजिए। 52, 56, 60, 61, 72। ठीक है, राष्ट्रपति है इसी में। इलेक्शन, ठीक है, शपथ, राष्ट्रपति पर महाभियोग आर्टिकल नंबर 61, और राष्ट्रपति किसी को भी मृत्युदंड से बचा सकता है, क्षमादान आर्टिकल नंबर 72। ठीक है, तो ये दोनों बहुत बार पूछा गया है। तो राष्ट्रपति से रिलेटेड ये 5-6 आर्टिकल हैं जो आपको याद रखने हैं। अंडमान निकोबार के उपराज्यपाल लेफ्टिनेंट गवर्नर का नाम क्या है? अच्छा, हेमंत सोरेन तो भैया आपके कहाँ के हो जाएंगे? ये तो हो जाएंगे भैया झारखंड के, तो ये तो है नहीं। पीएस श्रीधरन पिल्लई नहीं है, बेबी रानी मौर्य, ये सब पहले के हैं। देवेंद्र डीके जोशी का नाम आपको मैंने पहले बताया था, तो आप देखिए हो जाएंगे देवेंद्र कुमार जोशी। आप पिक्चर में भी देख सकते हैं, आप डीके जोशी नाम याद रखिएगा। ठीक है, अंडमान निकोबार की स्थापना दोस्तों कब की गई थी? तो 1 नवंबर सन 1956 में की गई थी, और इसकी राजधानी देखिए हो जाएगी आपका पोर्ट ब्लेयर, जिसका नाम चेंज किया गया। मैंने इसका नाम क्लास में आपको बताया है, तो कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा। भारत के तत्कालीन रेल मंत्री का नाम बताइए। तो फिर से एलिमिनेट कर लीजिए। अन्नपूर्णा देवी कौन है? ये है महिला एवं बाल विकास मंत्री। धर्मेंद्र प्रधान कौन है? धर्मेंद्र प्रधान कौन है? राजनाथ सिंह कौन है? आपको मैंने बता चुका हूँ, ये पहले भी रह चुके हैं, ये भी पहले रह चुके हैं ना। तो राजनाथ सिंह बताने की जरूरत नहीं है, तो एक ही ऑप्शन बच रहा है, हो जाएगा अश्वनी वैष्णव। चलिए, अश्वनी वैष्णव यहाँ पे हो जाएंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं सारे के सारे। नरेंद्र मोदी, आप देखिए राजनाथ सिंह कृषि मंत्री पहले थे, अभी भी हैं, उन्हें कोई बदलाव नहीं किया। अश्विनी वैष्णव पहले भी थे, वही भी अभी भी हैं, बस यहाँ पे बदले हैं। शिवराज सिंह चौहान, एस जयशंकर भी पहले वही थे, अभी भी हैं। निर्मला सीतारमण पहले भी वित्त मंत्री थी, अभी भी हैं। सड़क परिवहन राज्य मंत्री नितिन गडकरी अभी भी हैं। ओटा भाई भी अभी भी हैं। सारा लगभग ऑलमोस्ट सेम है, कुछ में बदलाव किए गए हैं जो क्लास के दौरान मैं आपको बताता रहता हूँ। ठीक है, तो फिर से रिविजन करते हैं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव, सड़क मंत्री नितिन गडकरी, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, विदेश मंत्री एस जयशंकर, कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान। अब देखिए एस जयशंकर ने एडवाइजरी जारी कर दी है, जितने लोग भी ईरान में है वो लोग निकल जाए, क्योंकि ईरान ने क्या किया, इजराइल पे हमला कर दिया। 180 बैलिस्टिक मिसाइल मारा है ना रात के समय, रात के 9 बजे। अब जाहिर सी बात है कि इजराइल रिवर्स करेगा ही करेगा। उसने बोला है कि भैया ये खाली हाथ नहीं जाएंगे, बहुत बड़ी गलती कर दी है। अब ईरान का सबसे बड़ा पावर है तेल, अब वो जितने भी उनके तेल कारखाने हैं, कुएं हैं, उस पर वो हमला करेगा। तेल के रेट हो सकता है भविष्य में बढ़े, तो फिर ना हो तो बढ़िया है, लेकिन वो मानेगा नहीं। इजराइल तो कह दिया है खुल्ला भाई कि देखो मेरे को किसी ने मारा है तो मैं जवाब नहीं दूंगा, ऐसा नहीं दूंगा, ऐसा हो नहीं सकता। अगस्त 2024 में छठी भारत ऑस्ट्रेलिया समुद्र वार्ता, समुद्री सुरक्षा वार्ता कहाँ पर आयोजित किया गया? भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में सैन्याभ्यास एक बहुत बार आता है, समुद्री अभ्यास ही है बताऊंगा। तो दोस्तों ये जो हुआ था ये कैनबरा में हुआ था। ठीक है, कैनबरा में 6वीं भारत ऑस्ट्रेलिया समुद्री सुरक्षा वार्ता आयोजित की गई है। इसका उद्देश्य क्या था? समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करने के आपकी सहयोग को आपसी सहयोग को मजबूत करना। और ये 13 अगस्त 2024 में किया गया था, कैनबरा ऑस्ट्रेलिया में किया गया था। अगली 7वीं भारत ऑस्ट्रेलिया समुद्री सुरक्षा वार्ता नई दिल्ली में आयोजित की जाएगी। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में दोस्तों एक समुद्री सैन्य अभ्यास होता है जो आपके परीक्षा में आया है, और दोस्तों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट की श्रेणी में आता है, ये है ऑसिनडेक्स। ठीक है, कभी पूछेगा तो ऑसिनडेक्स याद रखिएगा, ऑसिनडेक्स भारत और ऑस्ट्रेलिया। आप लोगों के लिए दोस्तों मैंने जीके का एक कंप्लीट कोर्स लाया है, बैच है, जिसके साथ आप लोग जुड़ जाइए। जीके और करंट अफेयर्स दोस्तों टोटली आपको इसमें मिल जाएगा। करंट अफेयर्स पूरा 2024 और अपकमिंग परीक्षा जो आ रहा है 25 सारा का, जब तक परीक्षा नहीं है तब तक का मिलेगा। 23 के भी इसमें मिलेंगे,
और स्टैटिक जीके पूरा हो रहा है कवर इसमें, टॉपिक वाइज जितने भी जीके के टॉपिक वाइज स्टडीज के सारे टाइप। तो ये ऑल इन वन है दोस्तों, आपके सभी परीक्षा जो आगामी परीक्षा है उनके लिए, जिसमें जीके आता है। जैसे हमारे सीबीटी 1 में 40 नंबर आ रहा है, इसको पूरा टारगेट करेगा। सीबीटी 2 में 50 नंबर आ रहा है, इसको भी पूरा टारगेट करेगा। इसके अलावा रेलवे का, आरपीएफ का है, एएलपी का है, ग्रुप डी का अपकमिंग जो परीक्षा, उसमें भी ये कोर्स आपको बेहतरीन काम करेगा। जब तक आपकी रेलवे की एग्जाम चलती रहेगी, इसमें मैं क्लास डालता रहूंगा आप लोगों के लिए, और मैंने डाला है, पिछले साल के सारे क्वेश्चन सही कर दिए, खत्म कर दिए इसमें। अब इसमें मैं जीके और करंट अफेयर्स के टॉपिक डालना चालू कर दिया हूं। साथ ही दोस्तों क्लास के पीडीएफ और आपको एक्स्ट्रा अनुशासन मैं आपको इसमें 50 टेस्ट सीरीज भी दूंगा इसी के साथ ही। सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है, एकदम परीक्षा पैटर्न पे ये भी मिल जाएगा आपको। तो आप जितने भी लोग नहीं जुड़े हैं, इससे जरूर जुड़ जाइएगा। ये दोस्तों आपको पेड कोर्स वाले सेक्शन में मिल जाएगा। पूरी मेहनत और शिद्दत के साथ लगा हूं, आपको हर एक चीज इसमें प्रोवाइड होगी। थोड़ा समय लगेगा क्योंकि अभी फॉर्म फिलअप हो रहा है, धीरे धीरे 1-2 महीने में कंप्लीट हो जाएगा। तो क्लासेस आपको बराबर इसमें मिलती रहेंगी, एक दो करके डेली बेसिस में, क्योंकि मैं ही बना रहा हूँ। ठीक है, चलिए। हाल ही में मिली जानकारी के अनुसार आईसीसी अंडर 19 वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2025 का आयोजन कहां पर किया जाएगा? अपकमिंग गेम्स बताऊंगा। फिलहाल इस क्वेश्चन में देखिए हो जाएगा आपका मलेशिया इज द राइट आंसर। तो मलेशिया में आईसीसी अंडर 19 महिला T20 वर्ल्ड कप 2025 का आयोजन किया जाएगा। कहां पे? मलेशिया। कब से कब तक? 18 जनवरी 2 से 2 फरवरी तक किया जाएगा। और आयोजक कौन है? आईसीसी। ठीक है, अब देखिए कुछ अपकमिंग गेम्स देखते हैं ना। जैसे हमारा अभी जो हुआ है 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक कहां पे हुआ है? पेरिस में हुआ है 2024 में। ठीक है, अब देखिए 34वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक जो है ये 33वां था। इस बार जो पेरिस में हुआ वो 33वां था, लेकिन अगर आपसे पूछेगा 34वां कहां पे होगा, तो लॉस एंजलिस में होगा। कब? 2028 में। ठीक, 25वां शीतकालीन ओलंपिक जो कि मिलान इटली में होगा, कब होगा? 2026 में। 23वां राष्ट्रमंडल खेल कब होगा? तो विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में होगा 2026 में। 19वां एशियाई खेल कब होगा? तो दोस्तों ये होगा 2023 में, ये समाप्त हो चुका है, जो कि चाइना में हुआ है। अब 20वां एशियाई खेल देखिए आपका जापान में होगा, जो कि 26 में होगा। फीफा विश्व कप देखिए होगा 23वां होगा कहां पे? यूएसए, कनाडा, मैक्सिको, 2026 में होगा। ठीक है, नौवां महिला फीफा वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड 23 में हो चुका है। और ये हमारा क्रिकेट वर्ल्ड कप भी 23 में आपका हो चुका है। और 24 वाला भी देखिए भारत जीत भी चुका है ना, क्रिकेट T20 वर्ल्ड कप। तो ये अपकमिंग गेम्स पे आपके परीक्षा में क्वेश्चन आता है, तो आप लोग इसे याद रखिएगा। भारतीय रेलवे में हाल ही में जोड़े गए 17वें जोन का नाम बताइए। तो आप लोग रेलवे परीक्षा दे रहे हैं तो फॉर्म भरना ही है, तो हमको नहीं लगता कि कोई किसी को नहीं पता होगा ना। तो कोलकाता मेट्रो जो जोड़ा गया था वो 17वां दोस्तों जोड़ा गया था। अब यहाँ पे सारे मैंने लिख दिए हैं A to Z ना। दक्षिण रेलवे, दक्षिण पूर्व रेलवे, दक्षिण मध्य रेलवे, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, दक्षिण पश्चिम रेलवे, पूर्व मध्य रेलवे, पूर्वी तटीय रेलवे, पश्चिमी रेलवे, मध्य रेलवे, रेलवे, उत्तर मध्य रेलवे, उत्तर पश्चिम रेलवे, पश्चिम मध्य रेलवे, जबलपुर, पूर्वोत्तर रेलवे देखिए यहाँ पे, पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे, कोलकाता मेट्रो रेलवे और दक्षिण तट रेलवे। ये 18 हैं टोटल इस समय। रेलवे के जो सारे जोन है कितने हैं? 18। तो कम से कम रेलवे रिलेटेड एक क्लास आपके लिए होना चाहिए ना, जिसमें रेलवे संबंधित सभी प्रश्न आएगा। चलिए, वादा है मेरा, मैं इस पे लाऊंगा ढूंढ के, जितने भी प्रश्न रेलवे पे पूछा है वो सारा आपको दूंगा। ठीक है, गति के 3 नियम इनमें से किसके द्वारा प्रतिपादित किए गए थे? दोस्तों ये नियम जाहिर सी बात है न्यूटन के द्वारा ही दोस्तों प्रतिपादित किए। सर आइजैक न्यूटन ने सबसे पहले सन 1687 में अपनी पुस्तक जो कि प्रिंसिपिया के में गति के 3 नियम का प्रतिपादन किया था। तो ये क्या है? एक तरीके से इन्होंने सबसे पहला दिया है। ठीक है, तो इसी तरह प्रमुख जो विषय हैं उनके हमसे जनक पूछे जाते हैं परीक्षाओं में। जैसे इतिहास के कौन है? हेरोडोटस। अर्थशास्त्र के कौन है? एडम स्मिथ। रसायन विज्ञान के एंटोनी लवोजियर। जीव विज्ञान के अरस्तु। भौतिक विज्ञान के अल्बर्ट आइंस्टीन। ठीक है, भूगोल के देखिए इरेटोस्थनीज। आर्किमिडीज हैं गणित के। भारतेंदु हरिश्चंद्र हिंदी साहित्य के। कंप्यूटर के चार्ल्स बेबेज। आयुर्वेद के चरक। और होम्योपैथी दोस्तों है ये सैमुअल हैनीमन के द्वारा इसको प्रतिपादित किया गया था। तो ये सारे आपके प्रीवियस परीक्षाओं में बार बार पूछे गए। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध सारा बता चुका हूं, फिर से बताऊंगा जब तक खत्म नहीं कर लूंगा। देखिए 1999 तक चला था अंतिम, 1799 तक अंतिम चला था। तो देख लीजिए ये हो जाएगा ना, सही हो जाएगा इस क्वेश्चन में। देखिए आपका 1799। अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टम, इसी की संधि भी हुई थी। श्रीरंगपट्टम की सुरक्षा करते समय टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई। 1799 में अंग्रेजों के लिए फ्रांसीसियों का खतरा भी समाप्त हो गया। इस अवधि के दौरान गवर्नर कौन थे? तो लॉर्ड वेलेजली थे। ये प्रश्न पूछा गया है, एक बार देख लेते हैं फिर से, ये बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है इससे। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध देखिए 17, इसका पहले देखिए 1767 से लेके 1799। 1767 से लेके 17 मतलब पहला शुरू हुआ 1767, खत्म हुआ चौथा 1799 में। तो पहला जो हुआ था 1767 से लेके 69 के बीच में हुआ था, इसमें मद्रास की संधि हुई थी। ठीक है, किसकी संधि हुई थी? मद्रास संधि।
द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था 1 साल बाद, इसके 11 साल बाद 1780 से 84 तक चला था। इस समय जो गवर्नर था वो लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग था और इसमें मंगलोर की संधि हुई। ठीक है। इसके बाद तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो कि 1790 से 92 तक चला था, इसमें देखिए लॉर्ड कार्नवालिस गवर्नर था और श्रीरंगपट्टम की संधि हुई। इसका चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 हुआ और इसमें जो आपका गवर्नर जनरल था वो था लॉर्ड वेलेस्की थी, सॉरी श्रीरंगपट्टम की संधि तृतीय आंग्ल मैसूर में हुई थी जो कि 1790 से 92 के बीच में हुई थी। तो 1767 पहला, 1780 दूसरा, 1790 तीसरा, 1799 चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध हो गया कंफर्म। बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था? ऑप्शन में तो बड़ा अच्छा है, 3 तो दिख ही रहा है साफ साफ। 1526 में पानीपत फर्स्ट, और ये हो जाएगा भैया पानीपत सेकंड, और ये हो जाएगा भैया पानीपत थर्ड। तो पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1526। द्वितीय युद्ध कब हुआ था? 1556। तृतीय युद्ध कब हुआ था? 1761। वांडीवास का युद्ध अगर आपसे पूछ लेगा 1 साल पहले, इसको भी जोड़ लीजिए। वांडीवास ये हुआ था आपका 1760। तो ए इज राइट। 1764 में आपका बक्सर का युद्ध लड़ा गया था जो कि बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब सिराजुद्दौला और मुगल बादशाह ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध में यह लड़ाई लड़ी गई थी। ठीक है, चलिए। भारत के पहले सफल परमाणु परीक्षण का कोड नाम क्या रखा गया था ना 1974? स्माइलिंग बुद्धा। जी हाँ दोस्तों, इसका नाम रखा गया था स्माइलिंग बुद्धा, या फिर कह लीजिए बुद्ध मुस्कुराए। भारत के प्रथम सफल परमाणु परीक्षण का नाम, कोड जो था यही था। कहां पे हुआ था दोस्तों सफल परीक्षण? तो 18 मई सन 1974 को पोखरण में दोस्तों हुआ था, जो राजस्थान का रेंज है। ठीक है, उसी में दोस्तों ये किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोगों के लिए कुछ महत्वपूर्ण ई बुक्स हैं जो मेरे द्वारा बनाए गए हैं, जो आप सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अभी से लेकर रिवीजन चालू करिए, परीक्षा तक रौंद देंगे, कुछ भी नहीं बचेगा। 500 क्वेश्चन दोस्तों मैथ का आपके लिए मैंने ई बुक बनाया है विद सोल्यूशन। सारा सोल्यूशन इसमें मिल जाएगा और सुपर गेस्ट क्वेश्चन है आपके अपकमिंग एनटीपीसी परीक्षा के लिए। तो इन 500 प्रश्नों को पहले पहले लगा डालिए। डेली 20-30 40 करके लगाते रहेंगे तो खत्म हो जाएगा, फिर आपको बस स्ट्रेस देना रहेगा बाकी जो पढ़ रहे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इन सभी प्रश्नों को लगा डालिए परीक्षा से पहले पहले। और जीके को पूरा टॉपिक वाइज चाट जाइए। सब लोग लगभग ले चुके हैं, आप भी ले लीजिएगा, मोस्ट रिकमेंडेड है। 70 टॉपिक हैं, पूरे टॉपिक हैं A to Z। तो आपको आइडिया लग जाएगा कौन से टॉपिक ज्यादा प्रश्न आते हैं। सारे टॉपिक इसमें इनबिल्ड है, लेके रिवीजन करते रहिए, रिवीजन करते रहिए, क्योंकि रिवीजन से ही याद होगा। और तीसरा दोस्तों 2500 प्रश्न डिटेल के साथ आपको मिल जाएंगे स्टैटिक जीके के, जो अब तक रेलवे में पूछे गए। ये भी पूरा डिटेल, 2500 प्रश्न है तो 2500 डिटेल भी है। तो ये तीनों आप ले सकते हैं ई बुक के हमारे ऐप के ई बुक वाले सेक्शन में। देखिए ये सारे, और आपको ज्योग्राफी और पॉलिटी का भी ई बुक आ गया, वहां पे आप देख सकते हैं। जैसे हिस्ट्री का ये ई बुक फ्री है, आप सिंपली आप इसे ओपन करके पढ़ सकते हैं, पूरा खोल के डाउनलोड भी कर सकते हैं। ठीक है, पूरा हिस्ट्री रेलवे में जो पूछता है पूरा है A to Z। ठीक है, तो जरूर से ले लीजिएगा। 27 अगस्त सन 1947 को संविधान सभा की बहस में किसने कहा था, मेरा मानना है कि अगर अलग निर्वाचन क्षेत्र अल्पसंख्यकों के लिए आत्मघाती होगा? दोस्तों ये कहा गया था गोविंद वल्लभ पंत के द्वारा। तो दोस्तों ये जो है अल्पसंख्यकों के लिए आया था कि वो विकसित ही नहीं हो पाएंगे ना। दोस्तों 27 अगस्त 1947 को संविधान सभा के बैठक में बहस में गोविंद वल्लभ पंत ने कहा था, मेरा मानना है कि पृथक निर्वाचन क्षेत्र अल्पसंख्यकों के लिए आत्मघाती साबित होंगे, तथा यदि अल्पसंख्यकों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र स्थापित किए जाएंगे तो वह कभी भी अपने को बहुसंख्यकों के रूप में रूपांतरित नहीं कर पाएंगे। इसी तरह अल्पसंख्यक पृथक निर्वाचन क्षेत्र से जीतकर आते रहे तो वह राष्ट्र के विकास में कभी भी प्रभावी योगदान नहीं दे पाएंगे। तो इसका जो कि एक तरीके से कह लीजिए इसमें बहस में इन्हीं के द्वारा कहा गया था, गोविंद वल्लभ पंत के द्वारा कहा गया था। 2024 में कितने लोगों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया? 134 में से 5 लोगों को दिया गया था, मैंने आपको बताया था। और वो कौन कौन थे कल बताया था मैंने। श्रुति वैजंती माला, देखिए बार बार बताऊंगा तभी आपको याद होगा। श्री कोनिडेला चिरंजीवी थे आंध्र प्रदेश से। एम वेंकैया नायडू पूर्व उपराष्ट्रपति थे। बिंदेश्वर पाठक सुलभ शौचालय संस्थान के जो कि सामाजिक कार्य के लिए इनको दिया गया था। और सुश्री पद्मा सुब्रमण्यम कला के क्षेत्र में तमिलनाडु के हैं, इनको दिया गया था। 5 लोगों को देखो दिया गया पद्म विभूषण, दूसरा सर्वोच्च सम्मान, पहला भारत रत्न। संविधान निर्माण की प्रक्रिया में प्रारूप समिति पर कितने दिनों तक बहस चला? प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट है, सभी सारा बता दूंगा आपको इससे रिलेटेड। तो 114 दिन होगा इस क्वेश्चन में, बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 114 दिन तक दोस्तों चला था। देखिए प्रारूप समिति में दोस्तों 114 दिन तक आपका बहस नहीं दिख रहा होगा। 114 दिन तक कुल सदस्य दोस्तों को कितने थे? तो 389, और इसमें 2 साल 11 माह 18 दिन का समय लगा था, और तकरीबन 63,96,000
729 रुपए खर्च हुए थे। और संविधान अपनाया गया था 26 नवंबर 1949 को और लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। संविधान दिवस हम लोग 26 नवंबर से मनाते हैं। 2015 से ये मनाने की घोषणा दोस्तों की गई थी। ठीक है, चलिए उस समय, हाँ, ये सारे प्रश्न देखिए आपके परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। मालविकाग्नि मित्रम किसके द्वारा लिखी गई है? बड़ा कंफ्यूजन होता है ना, कालिदास, तुलसीदास, सूरदास कौन है? सही, कालिदास का पूरा बता देता हूँ ना, सही आंसर हो जाएगा कालिदास। देखिए अब कंफ्यूजन कभी नहीं होगा। दोस्तों आप लोग लाइक और शेयर जरूर किया करो, शेयर किया करो, एटलीस्ट लाइक तो आप लोग कर दिया करो, शेयर कम से कम 2-4 किया करो। ठीक है, कुमार संभवन, सब लोग फटाफट लाइक का बटन दबा दीजिए भाई। कुमार संभवन किसकी है? कालिदास की है। ठीक है, अभिज्ञान शाकुंतलम किसकी है? कालिदास की है। देखिए विक्रमो उर्वशिया किसकी है? कालिदास की है। मेघदूत दोस्तों किसकी है? कालिदास की है। रघुवंशम किसकी है? कालिदास की है। और मालविकाग्नि मित्रम किसकी है? कालिदास की है। कुमार संभवम, कुमार, कुमार और कालिदास के मिल रहा है ना। अभिज्ञान शाकुंतलम, कुंतलम मतलब कालिदास हो गया। विक्रमो, क्रमो उर्वशिया कालिदास हो गया। मेघदूत में कुछ बन नहीं रहा है। रघुवंशम कालिदास का है और मालविकाग्नि मित्रम कालिदास का है। किस भारतीय महिला निशानेबाज ने नई दिल्ली में आयोजित 2019 आईएसएफ विश्व कप के दौरान एकल 10 मीटर एयर राइफल्स महिला प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता? दोस्तों इनका नाम है अपूर्वी चंदेला। यह प्रश्न प्रीवियस ईयर है और परीक्षा में पूछा गया। इस प्रकार के प्रश्न आपके परीक्षा में बन रहे हैं। ठीक है, तो भारत की महिला निशानेबाज है। यह प्रश्न पूछ सकता है कि अपूर्वी चंदेला कौन है? तो महिला निशानेबाज है और एयर राइफल स्पर्धा में विश्व रिकॉर्ड बनाते हुए उन्होंने इसमें गोल्ड मेडल जीता था। 66वें ग्रैमी अवार्ड 2024 करंट अफेयर से प्रश्न है। बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम, ये अवार्ड दोस्तों किसके द्वारा जीता गया है? क्या नाम है इसका? इसका नाम दोस्तों हो जाएगा, हाँ, दिस मोमेंट। समझ गए? बोले तो इंग्लिश में दिस मोमेंट, यही है। तो दिग्गज भारतीय संगीतकार शंकर महादेवन और जाकिर हुसैन ने अपने एल्बम दिस मोमेंट के लिए बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम श्रेणी में ग्रैमी अवार्ड जीता है, जो कि फ्यूजन बैंड शक्ति का एल्बम है। ठीक है, ये है शंकर महादेवन और देखिए यही है आपका दिस मोमेंट। 66वां ग्रैमी अवार्ड ये बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक का एल्बम के लिए दिया गया। वर्ष 2024 में कितने लोगों को कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया? दोस्तों ये दिया गया था 6 लोगों को। ठीक है, 6 कीर्ति चक्र और 16 शौर्य चक्र और 80 वीरता पुरस्कार दिए गए। ठीक है, फिर से देखिए, 6 कीर्ति चक्र दिए गए, 16 शौर्य चक्र दिए गए और 80 वीरता पुरस्कार प्रदान किए गए। कंप्यूटर का जनक हम लोग किसे मानते हैं? बहुत बार प्रश्न आता है कंप्यूटर से, सबसे पहला क्वेश्चन यही आता है, तो चार्ल्स बैबेज है। कंप्यूटर एक लैटिन भाषा, एक कंप्यूट शब्द से लिया गया है जिसका अर्थ होता है गणना करना, अर्थात कंप्यूटर संगणक है ना, संगणक कहा जाता है। कंप्यूटर जनक है चार्ल्स बैबेज। चार्ल्स बैबेज ने कंप्यूटर का आविष्कार किया था और उनके नाम पे देखिए उन्होंने जो कि डिफरेंशियल इंजन रखा था। चलिए, रॉलेट एक्ट के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा उपाय अपनाया गया था? बिना मुकदमा सुने ही कारावास, यही हुआ था ना रॉलेट एक्ट के दौरान। तो यहाँ पे सी देखिए हो जाएगा, मुकदमे के बिना देखिए कारावास। रॉलेट एक्ट को क्या कहा गया था? काला कानून कहा गया था। ठीक है, काला कानून कहा गया। भारत में क्रांतिकारियों के प्रभाव को समाप्त करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने इसे कानून का प्रावधान दिया। 18 मार्च 1919 को कानून पारित हुआ। बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील का इसे कानून कहा गया। इसके द्वारा ब्रिटिश सरकार को यह अधिकार प्राप्त हो गया कि संदेह के आधार पर किसी को भी भारतीय को अदालत में बिना मुकदमा चलाए उसे जेल भेज दे और भी अनिश्चितकालीन पर बंद कर दिया। इसलिए इसका नाम काला कानून रखा गया और इसका विरोध किया गया। लद्दाख के उपराज्यपाल लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है दोस्तों? तो मैं आपको याद करा चुका हूं, बीडी मिश्रा है लद्दाख के। ठीक है, तो ये हो जाएगा लद्दाख का स्थापना 31 अक्टूबर 2019 लेह और कारगिल की राजधानी है। इसके बगल में जस्ट दोस्तों आपका जम्मू एंड कश्मीर है, इसका भी आपको याद ही हो चुका होगा, कई बार बता चुका हूं। मनोज सिन्हा उसके राज्यपाल हो जाएंगे। ठीक है, मनोज सिन्हा। लिटमस विलियन डैश से प्राप्त होता है? दोस्तों ये लाइकेन से प्राप्त होता है। लिटमस विलियन जो होता है किससे होता है? लाइकेन से प्राप्त होता है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्राकृतिक सूचक, जल में घुलनशील होता है लिटमस विलियन, लाइकेन नामक एक पौधे से प्राप्त होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, आगे बढ़ते हैं। एक्सेल में कौन सी फंक्शन की एडिट मोड जाने में मदद करता है? फंक्शन की कितने होते हैं भैया? F1 से लेके F12 तक होते हैं ना, यही होते हैं। तो देखिए यही है आपका F2 होता है। एक्सेल में फंक्शन की F2 एडिट मोड पर आने के लिए मदद करती है। कंप्यूटर कीबोर्ड में ऊपर मौजूद F1 से लेके F20 तक कुंजियों को फंक्शन की कहा जाता है। इनको कीबोर्ड जरिए कंप्यूटर या ऑपरेटिंग सिस्टम के खास तरह से निर्देश दिए गए बनाया गया, मतलब एक बार क्लिक किए एडिट, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ऐसी कुंजियों डायरेक्ट आप उससे पहुंच सकते हैं। भारत के नए खाद्य एवं प्रसंस्करण उद्योग मंत्री दोस्तों कौन है? दोस्तों ये है चिराग पासवान को दोस्तों बनाया गया, बिहार। ठीक है, रामविलास पासवान के बेटे हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसी में दोस्तों एक आपसे
क्वेश्चन है कि नवीन ऊर्जा और नवीनीकरण मंत्री कौन है? हाँ, ऑप्शन में दिख रहा है, कमेंट करके आप लोग सब लोग बताइएगा, ठीक है। तो आज की क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये सारे ई बुक सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट जीके, क्योंकि ज्यादा नंबर का आ रहा है तो आप लेके इसे पढ़ते रहिए, मैथ के क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए, स्ट्रैटेजी के पढ़ते रहिए। सारा ई बुक वाले सेक्शन दोस्तों आपको ई बुक के फॉर्म में मिल जाता है, आप यहाँ से ले सकते हैं। हिस्ट्री वाला ई बुक फ्री है, आप यहाँ से जाके पढ़ सकते हैं, इसको ले सकते हैं। बाकी ये कोर्स में आप सभी लोग जुड़ जाइए, पूरे जीवन जान से लगा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, आपको धीरे धीरे दिखेगा। तुरंत तो नहीं दिखा पाऊंगा क्योंकि भगवान नहीं, फटाक से सारे क्लासेस रिकॉर्ड नहीं कर सकता। धीरे धीरे इसमें क्लासेस में डाल रहा हूँ आपके परीक्षा तक, उसके पहले पहले ये कोर्स एकदम कंप्लीट हो जाएगा, 2-3 महीने पहले ही हो जाएगा, और बस टेस्ट लगाना रहेगा। मस्त टेस्ट सीरीज भी मैंने लॉन्च कर दिया है, टेस्ट सीरीज वाले सेक्शन में जाके देखेंगे। अब धीरे धीरे टेस्ट सीरीज पढ़ रही है, 5-6 टेस्ट सीरीज आ चुकी है, मतलब 100-100 क्वेश्चन के, जैसे आपका परीक्षा पैटर्न है उसी पे दोस्तों टेस्ट सीरीज आई हुई है। तो आपके उसमें सारे 40 क्वेश्चन आपको जीके के, आपके 30 क्वेश्चन मैथ के, 30 क्वेश्चन रीजनिंग के, अब धीरे धीरे कंप्लीट होगा। इस टेस्ट सीरीज में मैं आपको 50 टेस्ट सीरीज दूंगा, ठीक है, कंप्लीट टेस्ट सीरीज, सारा डिटेल के साथ। उसमें टेस्ट में डिटेल भी देख सकते हो आप, तो 2 in 1 फायदा है। तो बाकी सारी चीज़ें भी और कोशिश कर रहा हूँ जो जो जरूरी है आपको डिलीवर करने के लिए। तो इस वीडियो में इतना ही। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, वंदे मातरम।